12वीं की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अंजलि आज फिर एक बार आई हैं आपके सामने हिंदी के और इंग्लिश के प्री बोर्ड को सॉल्व करने के बाद पोल साइंस का लेकर आपके लिए। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। दिस इज़ विजय कुमार कॉलिंग अंजलि नेक्स्ट। कम अंजलि, टेक चार्ज। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर। आज मैं आपके लिए पोल साइंस के आंसर की लेके आई हूँ, जो प्री बोर्ड में हमारा हुआ था उसकी आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसमें 16 मल्टीपल क्वेश्चन थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। सेकंड है, आपातकाल के दौरान हुए किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान तक कहा गया है? तो इसका आंसर है 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सन 1993 में। फिर अगला क्वेश्चन, शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है? तो इसका आंसर है पंजाब। और फिर है, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताओ आप कौन है? ये क्वेश्चन आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? इसका आंसर है 18। और अगला है, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? तो ये विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की? तो इसका आंसर है 1948 में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1885 में। और तो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो 1989 में, 1989। और अगला क्वेश्चन, क्या भारत आसियान का सदस्य है? नहीं। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से डैश ने ऐतिहासिक भाषण दिया? तो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, 1962 में डैश ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, डैश का परिणाम 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी? तो शीत युद्ध। इसका आ जाएगा शीत युद्ध। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ पे खुला था? अमेरिका में। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। चलो तो इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की दलीय व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं। तो इसकी विशेषता है कि अधिकांश दल प्रधानतम धर्म, भाषा व जाति पर आधारित होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं और विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कब और कौन सा समझौता किया था? तो इसका आंसर है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप किसे कहा जाता है? इसका आंसर है, प्रेस सेंसरशिप का अर्थ है किसी भी खबर को अखबार में छापने से पहले सरकार को दिखाना। प्रेस सेंसरशिप के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी और जो भी वो खबर छापते थे तो पहले सरकार को दिखाना पड़ता था। और फिर नेक्स्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम बताएं? तो नर्मदा आंदोलन और चिपको आंदोलन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताएं और उनसे संबंधित राज्यों के नाम। पहला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह दल जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है। और दूसरा है इनेलो, यह हरियाणा का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है। 7वां क्वेश्चन है, पंजाब समझौता कब हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सन 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से वार्ता आरंभ की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचरण सिंह लोंगोवाल के साथ जुलाई 1985 में एक समझौता हुआ और इस समझौते को पंजाब समझौता कहा जाता है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो सबसे पहले तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया था और शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। 9वां क्वेश्चन है अब हमारा कि अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के कोई 2 उदाहरण। तो इसके अनेक उदाहरण हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका का ढांचागत क्षेत्र में भी वर्चस्व कायम है। जैसे छोटे छोटे देशों में ऋणों में कटौती तथा उन पर बात मनवाने के लिए दबाव, और अमेरिका उसकी बात न मानने वाले देशों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने में भी कायम रहता है।
10th क्वेश्चन है, सार्क के प्रारंभिक सदस्यों देशों की संख्या कितनी है और इनके नाम लिखे। जो सार्क के जो प्रारंभ में थे वो 7 देश थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका। और फिर अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान द्वारा इसका 8वां सदस्य बन गया। तो अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो इसके 6 अंग है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा ट्रस्टी परिषद, 4th है इसका आर्थिक परिषद, 5th है इसका सामाजिक, और 6ठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये है हमारे 4-4 या 3-3 शायद 4-4 नंबर के। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय गुटनिरपेक्षता की कोई 4 विशेषताएं। तो सबसे पहले जब 4th नंबर का जब क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें हमें उसकी थोड़ी सी परिभाषा भी लिखनी होती है। तो हम लिखेंगे गुटनिरपेक्षता का अर्थ। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न सैनिक गठबंधनों से अलग रहकर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर स्वतंत्र रूप से गुणों व दोषों के आधार पर निर्णय लेना। इसकी विशेषताएं, यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है और गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता अलगाववाद की नीति नहीं है। यह स्वतंत्र नीति का पालन करने में विश्वास करती है। यह सैनिक गठबंधनों का विरोध करती है। 13th क्वेश्चन है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश उस समय अनेक तरह के संकटों से जूझ रहा था। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया जिससे भारत को हार का सामना करना पड़ा था। फिर उसी समय 1964 में भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका निधन हो गया था जिससे देश को एक कुशल नेतृत्व से वंचित होना पड़ा था। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण किया था, इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। हमारा 14th क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन करने वालों की मुख्य मांगें क्या थी। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन भारत में पर्यावरण संबंधी चलाया गया आंदोलन था। यह पहला आंदोलन था। यह आंदोलन सन 1972 से 73 में उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में चलाया गया था और इसकी जो मुख्य मांगें थी वो थी, पहले वातावरण की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वृक्षों की कटाई अंधाधुंध ना हो और प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन तथा जंगल आदि पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। जंगल की कटाई का कार्य किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि वहीं के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। ठेकेदार इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का शोषण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में उत्पन्न किन्हीं 4 चुनौतियों का सामना। तो यद्यपि सन 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वयं संयुक्त अमेरिका ने सैन्य एवं अपने ढांचागत संसाधनों के द्वारा विश्व की महाशक्ति के रूप में अपना प्रभाव कायम किया। तो सबसे पहले है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका भी आज फैलते अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सन 2001 में घटित 9/11 की घटना ने अमेरिका सहित समस्त विश्व को हिला दिया। फिर है प्रतिकूल विश्व जनमत। तो इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इराक पर संयुक्त राष्ट्र की बिना अनुमति के सैन्य कार्रवाई करना और खुले रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करना आदि ऐसी घटनाएं थी जिनमें लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण विचारधारा में विश्वास रखने वाले देश एवं संगठन अमेरिका की आलोचना करने लग गए थे। फिर अगला पॉइंट है, अफगानिस्तान एवं इराक में असफलता। अमेरिका में घटित 9/11 की घटना के बाद आतंकवाद के विरुद्ध उठाए गए कदमों में अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया था और स्थायी शांति बहाल करने की कायम की शुरुआत की गई थी। इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, वो है हमारा गठबंधन सरकार के कोई 4 मुख्य लक्षण बताइए। तो सबसे पहले हमारा गठबंधन का अर्थ है 2 या 2 से अधिक दलों का सत्ता हासिल करना या अन्य कारण के लिए दल बनाया हुआ संयुक्त दल। तो इसके मुख्य लक्षण है, गठबंधन सरकार में कम से कम 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकार होती है। गठबंधन में सरकार के सभी घटक दल मिलजुल कर कार्य करते हैं और गठबंधन सरकार न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम एवं समझौते पर आधारित होती है। गठबंधन सरकार में सम्मिलित सभी राजनीतिक दलों के द्वारा एक सर्वसम्मत नेता का चयन किया जाता है।
अब हमारा 17th क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 4 कारण। वैसे तो भारत और पाकिस्तान में कई प्रकार के तनाव है, पर अब हम इसके कारण देखते हैं। पहला, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के भारत के साथ विलय को स्वीकार न करना। दूसरा, पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार एवं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को न केवल शरण देना बल्कि भारत में तोड़फोड़ भी है। तीसरा, पाकिस्तान द्वारा अमेरिका तथा चीन से सैनिक हथियार तथा अन्य सहायता प्राप्त करना, जिसका प्रयोग वह केवल भारत के विरुद्ध ही कर सकता है। फोर्थ इज, पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थापना के लिए जो है भारत को जिम्मेदार मानता है। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा से संबंधित किन 4 खतरों पर प्रकाश डालिए। वैसे भी मानव सुरक्षा है जो वो किस प्रकार से की जा सकती है और इसमें किस प्रकार के खतरे, तो खतरे में आते हैं, हम देखते हैं। पहला खतरा, आतंकवाद। वर्तमान समय में मानव को आतंकवाद से सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो आतंकवाद है वो विश्व के सभी भागों में फैला हुआ है। सेकेंड इज वैश्विक गरीबी। मानवता को गरीबी और कुपोषण से भी बड़ा खतरा है। गरीबी तथा कुपोषण के कारण मानव अपना विकास नहीं कर पाता। थर्ड इज असमानता। असमानता की दृष्टि से संसार को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि है पहला संसार का उत्तरी भाग जो अमीर है और जो दक्षिणी भाग है वो गरीब है। इन दोनों में असमानता की खाई है जो वो बड़ी गहरी है। फोर्थ इज शरणार्थियों की समस्या। प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्ध, आंतरिक संघर्ष व हिंसात्मक घटनाओं के कारण जो लोग दूसरे देशों में जाते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। उनके सामने कई प्रकार की बड़ी समस्याएं होती है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 कारण लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण हमारा कई प्रकार से, सबसे पहले जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, शहरीकरण, वनों का विकास, जनता का अशिक्षित व गरीब होना और परिवहन विस्तार। हमारा अब आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, तो इसमें देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्र निर्माण का पहले अर्थ देखते हैं क्या होता है। कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ है राष्ट्र का निर्माण करना। यह वह प्रक्रिया है जो पूरे राष्ट्र में एकता की भावना उत्पन्न करती है तथा पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का एक ही केंद्र विकसित करती है। तो राष्ट्र निर्माण के जो बाधक तत्व है वो देखते हैं। सबसे पहला है जातिवाद। तो राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बाधक तत्व है जातिवाद। जब लोग चुनाव के समय प्रत्याशियों का चुनाव जातियों के आधार पर ही किया जाता है। भाषाई उन्माद। जैसे कि हम जानते हैं भारत बहुधर्मी होने के साथ साथ बहुभाषाई भी है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। मातृभाषा से प्रेम करने वाले लोग कई बार इसे हथियार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। थर्ड इज क्षेत्रवाद। भारत की सांस्कृतिक एकता को न पहचानने के कारण जनता में जो अज्ञान फैला हुआ है उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्र की संकुचित भावनाएं फैलाते हैं। और लास्ट है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और इसकी मुख्य विशेषताएं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम इसका वैश्वीकरण का अर्थ लिखेंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की पूंजी, व्यक्ति, विचार एवं वस्तुओं का प्रवाह एक देश की सीमाओं से दूसरे देश तक किया जा सकता है। अब है इसकी परिभाषा। रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण विश्व एकीकरण की चेतना के प्रबलीकरण से संबंध रखने वाली अवधारणा है। अब आती है वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैसे तो वैश्वीकरण आज हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब वैश्वीकरण ही है। जैसे कि हम एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ये भी एक वैश्वीकरण का भाग है। अब चलो इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। शिक्षा का वैश्वीकरण हो गया है। वैश्वीकरण की अवधारणा किसी भी विशेष प्रकार के वैचारिक संघर्ष से दूर है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को विश्व नागरिक का रूप देती है। श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक देश का अन्य वस्तु, सेवा, पूंजी का आदान प्रदान किया जा सकता है और वैश्वीकरण में ग्लोबल संस्कृति का विकास किया गया है। तो यहाँ पे हमारी पोल साइंस के आंसर की ख़त्म होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बी प्रिपेयर फॉर योर पोल साइंस एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट टू ऑल एंड थैंक यू।